हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ध्रुव वेद एकेडमी। और आप विक्रांत सर के साथ हैं। चलिए तो नेम रिएक्शन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में जो रिएक्शंस डिस्कस करी थी दैट इज़ द माइकल एडिसन रिएक्शंस, जिसकी कहानी में हमने पढ़ा था कि इनोलेट के अटैक के सामने जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होते हैं दैट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इज़ अ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम्स। और अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम के बीटा कार्बन पे अटैक होता है देन दैट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शंस, 1,4 एडिशन रिएक्शंस, या फिर क्या बोलते हैं उसको, माइकल एडिशन रिएक्शंस। समझ गए? चलिए, तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है बोर्ड पे जो नाम लिखा हुआ है दैट इज़ टॉपिक यानी हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो सबसे पहली शुरुआत हमें ना पुराने चीज़ों को इस कड़ी के साथ जोड़ना पड़ेगा। यानी अब मैं क्या करने वाला हूँ, हैलोफॉर्म रिएक्शंस के साथ जो पुरानी बातें आपको ऐड करनी है वो क्या समझना। जब हमने इनोलेट आयन बनाया था तो उसके बाद हमने हेलो अल्केन को इलेक्ट्रोफाइल जनरेट मतलब दिया था, फिर हमने एल्डिहाइड और कीटोनों को दिया, फिर हमने एस्टरों को दिया, फिर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल को लेकर के आ गए। लेकिन आज जो हम इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर कह सकते हैं जिस पे इनोलेट अटैक करने वाला है ना, वो है कोई हैलोजन एटम। तो हैलोफॉर्म रिएक्शंस को भी साइड करते हैं। पहले आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं कि हमारा जो इनोलेट आयन होगा वो अटैक करेगा किसी हैलोजन एटम पे और वही चीज़ आगे चल के हैलोफॉर्म रिएक्शन का नाम बन जाएंगी। तो इसका मतलब पॉइंट देखो कि अब तक हमारा जो इनोलेट आयन था वो अटैक करने के लिए किन किन चीज़ों पे जाता था, तो शायद कोई अल्काइल हैलाइड्स थे, या फिर कोई एल्डिहाइड और कीटोन्स था, या फिर कोई वो एस्टर था, या फिर कोई वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम्स था। तो उनके नाम अलग अलग होते थे ना, पक्का। वैसे ही आज मैं जो एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर लेके आया हूँ वो कौन सा सिस्टम है, हैलोजन्स। यानी जब एक इनोलेट, समझना, एक इनोलेट या इनॉल अगर किसी हैलोजन पे अटैक करने के लिए जाते हैं तो वहीं पे इस रिएक्शन को नाम जनरली दिया जाता है हैलोजिनेशन ऑफ इनोलेट और इनॉल। क्या बोला मैंने? इफ इनोलेट और इनॉल अटैक ऑन द हैलोजन एटम, समझ रहे हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज हैलोजिनेशन ऑफ इनॉल्स। यानी इनमें हैलोजन जाकर के अटैच होने वाले हैं और इसी का एक्सटेंशन रूप है जिसका नाम होता है हैलोफॉर्म रिएक्शन। यानी क्या बोला मैंने कि जब ये रिएक्शंस आगे बढ़ेंगी तो हो सकता है इसके बाद क्या बन जाए, कोई हैलोफॉर्म प्रोडक्ट बन जाए। क्या बन जाए बच्चा लोग? हैलोफॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए। तो जो प्रोडक्ट हैलोफॉर्म बनने लगेगा ना, हर एक रिएक्शंस में हैलोफॉर्म नहीं बनेंगे, याद रखना। हैलोजिनेशन रिएक्शन तो होगा पर कुछ हैलोजिनेशन रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, हैलोफॉर्म प्रोडक्ट देना शुरू कर देंगे। तो उस स्पेशल हैलोजिनेशन रिएक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन। और हैलोफॉर्म होते क्या हैं, क्या होता है बच्चा लोग बताओ? जिसको हम लोग CH3 का नाम देते हैं दैट इज अ हैलोफॉर्म। और अगर ये CHCl हो गया तो यहाँ इसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफॉर्म। यहीं पे अगर CHI3 हो गया तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, आयोडोफॉर्म। अगर यही CHBr3 हो गया तो इसको क्या बोला जाता है, ब्रोमोफॉर्म। तो कलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड हैलोफॉर्म सिस्टम। तो यानी इस रिएक्शन में जब कभी भी इनोलेट या इनॉल के अटैक के बाद हैलोजन पे हैलोफॉर्म प्रोडक्ट बन रहे होते हैं दैट स्पेसिफिक रिएक्शन इज नॉन एज हैलोजिनेशन रिएक्शन, स्पेसिफिकली नॉन एज हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ गए? यानी हैलोफॉर्म रिएक्शन इज अ हैलोजिनेशन रिएक्शंस इन विच समटाइम्स हैलोफॉर्म फॉर्म, समटाइम्स नहीं बनेंगे। तो जब नहीं बनेंगे तो हम हैलोफॉर्म नहीं बोल सकते उस रिएक्शंस को, लेकिन जब बनेंगे तो प्रोडक्ट के नाम पे उनका नेमिंग कर दिया जाता है, यस दिस इज अ हैलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि इसमें हैलोफॉर्म बन रहे हैं। तो समझो जनरली हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे जरा बोर्ड पे देखने का, यहाँ जो इनोलेट होंगे ना, जो इनोलेट्स होंगे या फिर मैं कहूँ इनॉल्स होंगे, वो किन के होंगे पता है? जनरली वो इनोलेट्स किसी एल्डिहाइडों के होते हैं या फिर कीटोनों के आप इस्तेमाल करते हो। या तो इनोलेट होंगे या एल्डिहाइडों का ही क्या होगा, इनॉल फॉर्म होगा, या कीटोन के इनोलेट्स होंगे या कीटोनों के ही इनॉल फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे ना हम जनरली इनोलेट्स और इनॉल एल्डिहाइड और कीटोनों के ही लेते हैं। फिर आप बोलोगे सर एस्टर के क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं हम यहाँ पे किसी कार्बोनिल और मोइटीज़ के लेते हैं? तो मैं बताऊँगा बीच में वो क्यों नहीं हम लेते हैं। तो ज़रा बोर्ड पे ढंग से एक बार देखते रहिएगा, यहाँ पे हम डिस्कस क्या करने वाले हैं उनको सीखिएगा। देखो
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जब हम इनॉल और इनोलेट बनाएंगे तो किसका बनाने वाले हैं हम लोग बताओ, स्पेसिफिकली एल्डिहाइड और कीटोनों का, और उसी की रिएक्शंस हम किसके साथ करवाने वाले हैं, हैलोजेंस के साथ। तो इस बात का ध्यान रखने का कि हैलोजन हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफाइल हमेशा की तरह यहाँ पे कोई इनोलेट और इनॉल होंगे, पर यहाँ पे मैं इनोलेट जो बनाऊंगा वो किसका बनाऊंगा बच्चा लोग बताओ, दैट इज द एल्डिहाइड और कीटोन। तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखो इधर बोर्ड पे, मतलब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, तो बताओ इनोलेट क्या हमें मिलेगा, नहीं ना, इनोलेट हमें बनाने पड़ेंगे। हैलोजन हमें मिलेगा, तो हैलोजन तो मिलेगा रेडीमेड, पर इनोलेट हमें बनाने पड़ेंगे। तो क्या करने वाले हैं देखो, तो इसका मतलब यहाँ पे दो कंडीशंस होंगे, इनोलेट बनाने की और इनॉल बनाने की। तो बेसिक कंडीशन में हैलोफॉर्म रिएक्शन हो, यानी आप कह सकते हो, यानी हैलोजिनेशन, समझना इस बात को, हैलोजिनेशन इन बेसिक मीडियम, समझ रहे हो बात को। और दूसरा क्या होगा बताओ, हैलोजिनेशन इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि आपको पता है हमारा न्यूक्लियोफाइल किस कंडीशंस में जनरेट होते हैं, बेसिक कंडीशन में, और एसिडिक कंडीशन में, बेसिक कंडीशन में इनोलेट, एसिडिक कंडीशन में इनॉल, सिंपल है। तो सुनो, यहाँ पे सबसे पहले मैं बेसिक कंडीशन की बात कर रहा हूँ, और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हमारा सबसे पहला सिस्टम लेके आ रहा हूँ कीटोन, और यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शंस कराने के लिए क्या होगा, इसका इनोलेट बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंगे। और सुनो, अगर इसी के साथ आपको हैलोजन मिल जाए, हैलोजन बोले तो यहाँ पे मैं Br2 ले रहा हूँ, तो यानी अगर NaOH और Br2 एक साथ दिए गए हो तो समझना NaOH और X2 अगर एक साथ आपको एग्जाम में मिलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये हैलोफॉर्म रिएक्शन की पहचान होती है, यानी आप कह सकते हो इसको आइडेंटिफिकेशन का रोल प्ले करता है। ये किसका रोल प्ले करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो NaOH अकेला आता है तो कहानी अलग होती है, जब NaOH के सामने हैलोजेंस भी साथ में आते हैं ना, तब समझना पड़ेगा अच्छा ये तो हैलोजन रिएक्शंस की स्टोरी बनती है, यानी यहाँ हैलोजन अटैचमेंट की बातें हैं। तो बताओ, अगर मैं NaOH Br2 को एक साथ डालता हूँ तो क्या चीज़ें बनेगी, बोर्ड पे ढंग से देखने का, बोर्ड पे देखने का। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, स्टेप लिखने वाला हूँ। स्टेप कैसे चलना है, सबसे पहले सुनो, ये तुम्हारा अगर कीटोन है और अगर ये OH माइनस के प्रेजेंस में है तो ये क्या बनाएगा बताओ, यस, ये तुम्हारा सबसे पहले क्या जनरेट करेगा, इनोलेट आयन जनरेट करेगा, करेगा ना। और अगर इनोलेट सामने Br2 पड़ा हुआ है तो बताओ क्या होगा, बोर्ड पे देखते चलो और बताते चलो। तुमने पढ़ा था कि जब कोई एल्कीन के सामने Br2 को रखते हो तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन पढ़ी है आपने, तो क्या होता है, यहाँ पे Br होता है और इसी Br पे ये पाई बॉन्ड अटैक कर देते थे, Br घर से बाहर निकल जाता था, याद है ना। और यहीं पे चूंकि पाई बॉन्ड के टूटने पे पॉजिटिव चार्ज बनता तो ये ब्रोमीन उसको दोबारा से अटैक करने के लिए दे देता था, और यहाँ पे क्या जनरेट कर देता था, ब्रोमीनियम आयन जनरेट करते थे, याद है ना आप लोगों को। और यहाँ से क्या निकलता था, Br माइनस। इन जब अल्कीन हैलोजन पे अटैक कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक तो इनोलेट है, क्योंकि O माइनस का लोन पर इसको और न्यूक्लियोफिलिक बना रहा है। तो क्या होता है देखो इधर, ये वापस आता है, ब्रोमीन पे अटैक होता है और Br यहाँ से लीव होते हैं। तो यहाँ बताओ सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, कार्बोनिल यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या लग गया बताओ बच्चा, Br लग गया कि नहीं लग गया बताओ। अगर Br लग गया तो इसको हैलोजिनेशन बोल सकते हैं, ब्रोमिनेशन बोल सकते हैं ना। जैसे मिथाइल अगर लगता था, अल्काइल लगते थे तो अल्काइलेशन, असाइल लगता तो असाइलेशन, वैसे अगर हैलोजन लगते हैं तो इट इज अ हैलोजिनेशन रिएक्शन। पर सुनो, बेसिक कंडीशन में क्या होता है, बेसिक कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही हैलोजन लगता है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, दैट हाइड्रोजन अब और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे। इस बात को मानोगे, पक्का मानोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हैलोजन को अटैच किया है, दैट हैलोजन बिकम मोर एसिडिक राइट नाउ, पहले वाले से भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और OH माइनस फर्दर आएगा, फर्दर अटैक करेगा, फर्दर इनोलेट बन जाएंगे। ओ हो, इसका मतलब ये रिएक्शन रुकता नहीं है। Br यहाँ लग गया और Br2 फिर से मौजूद होंगे, रिएक्शन में Br2 मौजूद होंगे, ये वापस आएगा, अटैक होगा, Br घर से बाहर, और जैसे घर से बाहर होगा तुम बताओ फिर से क्या बन जाएगा, कीटोन। यहाँ पे Br लग जाएगा, यहाँ पे भी Br लग जाएगा, और यहाँ पे अभी भी क्या बताओ, H है कि नहीं है बताओ, यस देयर इज अ हाइड्रोजन। तो आप क्या बोलोगे, सर एक बार और रिएक्शन हो सकती है, पक्का रिएक्शन हो सकती है ना, पक्का हो सकती है बच्चा लोग बताओ, यस। नाउ वी हैव वन मोर हाइड्रोजन, और अगर एक और हाइड्रोजन है तो OH माइनस फिर से आएगा और फिर से इसको लेके जाएगा, फिर से इनोलेट बनाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो रही है,
यस, दैट इज अ अनकंट्रोल्ड सिचुएशन। और एक बार फिर से इनोलेट जनरेट होंगे, और जैसे इनोलेट जनरेट हुआ फर्दर Br2 यहाँ मौजूद है, और फर्दर अगर Br2 मौजूद है बच्चा लोग तो बताओ क्या होगा, फिर से अटैक, फिर से Br बाहर। अब कहानी क्या होगी बताओ, C डबल बॉन्ड O, तीनों पोजीशन पे क्या लगे होंगे बताइए, ब्रोमीन 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 एंड ब्रोमीन। तो एक बात बताओ, अब क्या हाइड्रोजन है इसके पास, हाइड्रोजन है क्या, है क्या, नहीं ना। तो तुम बोलोगे सर इधर तो हाइड्रोजन है, लेकिन सुनो, जब मैं NOH को पहले भेजता था तो आपको मैंने सिखाया था लेक्चर 1 में ही कि OH माइनस सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता था, और वही O माइनस धक्का मार के इसको बाहर निकाल देता, तो O माइनस करता था ना, तब जाकर के वो H पे अटैक मारता था। तो इसका मतलब बारी बारी से जब वो यहाँ जाता यही बाहर निकल रहा था, इसलिए वो H को लेके जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जब स्टेप हो जाएंगी, ये तीनों हैलोजन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, तब क्या होगा, OH माइनस अभी भी रिएक्शन में मान लो मौजूद है, तो अगर वो रिएक्शन में मौजूद है तो उसके बाद फर्दर वो क्या करेगा इस मॉलिक्यूल के साथ, क्या वो अल्फा हाइड्रोजन के पास जाएगा दूसरे वाले के पास, या फिर वो इस कार्बन पे अटैक मारेगा। तो अभी तक वो वहीं पे अटैक मारता था ना, जब तक उसको वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होती थी, वही लिविंग ग्रुप हो जाता था, तो वो पड़ोसी वाले H को लेके जाता था। लेकिन अब सुनना, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या उसको एक बार समझना होगा आप लोगों को। यहाँ Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, और यहाँ जरा बोर्ड पे समझने की कोशिश करना बच्चा, यहाँ OH माइनस है और ये वापस आया, तो अगली बार अगर यहाँ पे अटैक करेगा बॉन्ड ओपन होगा, क्योंकि देखो हर एक स्टेप में वो इसके पास जा तो रहा था, लेकिन वो हर एक स्टेप में यहाँ से लीव हो जाता था, इसीलिए वो क्या करता था, पड़ोसी वाले H को लेके जाता था। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब वो अटैक करेगा और अटैक करने के बाद यहाँ पे जब वो दोबारा से O पे माइनस बनाएगा, यहाँ पे देखो इधर मैं इसको लिख दूँ क्या, CBr3 लिख दूँ, कोई दिक्कत क्या, पक्का ना। और यहाँ पे क्या बना है बताओ, OH। पर अब चीज़ें थोड़ी बदलेंगी, क्या बदलेगा इसमें, क्या बदलाव होगा बताओ, ये O माइनस वापस आएगा, और अब क्योंकि इससे पहले तक लिविंग ग्रुप कौन होते थे बताओ, यही हो जाता था, लेकिन अब क्या होता है, इसके एवज में ये बॉन्ड CC बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। अब बोलोगे सर अभी तक तो नहीं करवाया था, इसमें क्या करवा, कैसे क्या हो गया कि ये CC बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो सुनो ना, यहाँ पे जैसे आप बॉन्ड ब्रेक कराओगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा OH, और यहाँ से कौन सा ग्रुप लीव करेगा बताओ, C माइनस, और इस C माइनस पे क्या लगा हुआ है, 3 Br लगे हुए हैं, जरा बोर्ड पे देखो। इसका मतलब यहाँ पे अगर 3 Br लगा दिया आपने, अगर मैंने 3 Br लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हो, ये अनायन की स्टेबिलिटी, क्योंकि कोई लिविंग ग्रुप कब हो पाता है, जब वो माइनस चार्ज निकल पाए और वो माइनस चार्ज किसी एलिमेंट पे स्टेबल बन पाए। तो यहाँ जो कार्बन पे माइनस आप देख रहे हो, ये जो ब्रोमीन है, दैट ब्रोमीन विल स्टेबलाइज दिस कार्बन आयन। अब उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, तो कोई कहता है सर माइनस आई इफेक्ट्स होते हैं, और उसके अलावा क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इसका मतलब मैंने क्या बोला समझो इस बात को, कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप अब OH की जगह पे CBr3 बन जाता है, और अगर CBr3 लिविंग ग्रुप बन रहा है तो रीजन क्या है, रीजन सिंपल है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी गवर्न करने वाला कौन है, बगल वाला हैलोजन, और जब तक उनमें 3 हैलोजन नहीं लगेंगे तब तक उसकी स्टेबिलिटी बढ़ नहीं पाएगी। तो एक बात समझो, यहाँ पे जो X ग्रुप लगे हुए हैं, दैट X ग्रुप अगर वो कोई क्लोरीन हो, कोई ब्रोमीन हो, कोई आयोडीन हो, तो इनमें क्या होता है बताओ, दैट माइनस चार्ज विल बी मोर स्टेबल। फ्लोरीन नहीं होना, फ्लोरीन की वजह से नहीं होता स्टेबल। तो आप बोलोगे सर फ्लोरीन तो और भी ज़्यादा स्टेबल कर सकता है, पर फ्लोरीन केवल माइनस आई इफेक्ट से स्टेबल कर सकता है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, बैक बॉन्डिंग। यानी अगर मैंने क्लोरीन लगा दिया है, जरा बताओ बेटा, क्लोरीन लगा दिया है तो माइनस चार्ज अगर है तो माइनस चार्ज किस में रहेगा, sp2 ऑर्बिटल में, या p ऑर्बिटल में, या sp3 ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में। रीजन क्या है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स जो यहाँ पे हैं वो इनके साथ क्या करता है बताओ, दैट इज इफेक्ट। कोई ऑर्गेनिक में इसको -m कह सकता है, क्या बोलते हो -m, या फिर दैट इज अ बैक बॉन्डिंग,
इसी को बैक बॉन्डिंग भी बोल देते हैं हम लोग, जिससे क्या होता है ये माइनस चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है, एक तरीके से रेजोनेंस का पार्ट बन जाता है, डिलोकलाइज्ड सिस्टम बन जाता है। तो इसका मतलब कभी वो इस क्लोरीन के साथ डिलोकलाइज करता है, कभी इस क्लोरीन के साथ डिलोकलाइज करता है। तो जब तक इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे वो चार्ज को डिस्पर्स कर सकते हैं, और चार्ज के डिस्पर्सन की वजह से ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ये कभी कभी लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर जाता है। तो मतलब क्या हुआ, इस बात को समझना, फ्लोरीन वैकेंट बॉन्डिंग दिखा पाएगा क्या, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते नहीं है। ये तब दिखा पाता है जब पॉजिटिव चार्ज होता है, तब ये लोन पेयर दे सकता है। अरे वैकेंट फ्लोरीन के बगल में कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो तो वो दिखाएगा, पर यहाँ तो फील्ड ऑर्बिटल है, और अगर फील्ड ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन ये देना पसंद करेगा ना कि लेना पसंद करेगा। इसका मतलब ये देना पसंद करेगा, और देने के लिए यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी होगे, और साथ के साथ यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होगा, जिसको बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो बैक बॉन्डिंग का रीजन होता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स इनको स्टेबलाइज कर सकते हैं, इनको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना होगा। तो अब बताओ, ये O- O निकला, अब यहाँ देखो एसिडिक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और ये माइनस चार्ज तुरंत इस H को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि C माइनस से बेहतर है कि यहाँ पे O पे माइनस बन जाए, और ये O माइनस बनना पसंद करेगा क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर सकता है। और यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा बताओ, यहाँ पे H लग जाएगा, 3 Br लग जाएंगे, और इसी को आप क्या नाम दे दोगे बताओ बच्चा लोग, दैट इज द इस प्रोडक्ट, और इसी को आप क्या बोलोगे, ब्रोमोफॉर्म। क्या बोलोगे बच्चा, ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे आप इसको। और ये आपका एसीटेट आयन है। और बताओ, अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया होगा तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। और जब तुम इसको प्रोटोनेट करोगे तो यही किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जनरली जब हम किसी कीटोनों को, जरा बोर्ड पे देखना, जब किसी कीटोनों को हम NOH के साथ छोड़ देते हैं और उसके साथ क्या लगा होता है, कोई हैलोजन, तो समझो पहला क्या होता है, यहाँ जो कार्बन होते हैं वो सब के सब किससे रिप्लेस हो जाते हैं बच्चा बताओ, ब्रोमीन 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 से रिप्लेस हो जाएंगे। एंड देन आफ्टर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद तुरंत क्या होगा, O पे माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएंगे CHBr3। तो एग्जाम में देख लेना, अगर वो O माइनस बना के देता तब भी ठीक है, नहीं तो वर्कअप को काउंट कर लेगा, और वर्कअप काउंट करना, अगर OH H+ दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो वो H+ आपको मानना पड़ेगा, ये OH बन जाएगा और ये CHBr3 बन जाएगा। इसका मतलब अगर दोनों दिए हैं, किसी ऑप्शन में अगर दोनों दिए हैं तो दिस विल बी द मोर एप्रोप्रिएट, क्योंकि अगर H+ नहीं दिया है तो मोर एप्रोप्रिएट यही है, समझ गए। तो गेट के क्वेश्चन में कभी कभी ट्रिकी आ जाता है कि ये बना होगा, ये बना होगा, ऑफकोर्स ये बना होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उस बात को समझने का। तो इसका मतलब हैलोफॉर्म रिएक्शंस अगर बनना है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उस अल्फा कार्बन पे तीनों हैलोजन्स होने चाहिए। क्यों भाई, तीनों हैलोजन लगे होंगे तभी ये बॉन्ड ब्रेक कर पाएगा। अगर 2 हैलोजन लगे होंगे तब ये लिविंग ग्रुप नहीं बन पाता है बच्चा, क्योंकि तीनों हैलोजन का विड्रॉइंग पावर ही माइनस को स्टेबलाइज करा पाएगा, तभी जाकर के वो विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट कर पाएगा। अगर उसने विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट नहीं किया है, मतलब अगर वो विड्रॉइंग ग्रुप बनना चाहता है तो उसे ना माइनस चार्ज को 3 हैलोजन के सामने रखना पड़ेगा, तब जाकर के वो लिविंग ग्रुप बन पाता है। तो इसका मतलब जो कीटोन्स या एल्डिहाइड जिनके पास, आप ही बता दो बच्चा लोग, ब्रोमीन 3 कब लग पाएंगे, जब तीनों हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट पॉसिबल हो। इसका मतलब इस कार्बन पे 3 हैलोजन कब लग पाएंगे, जब इस कार्बन पे 3 हैलोजन तभी लग पाएंगे ना, जब इससे पहले ऑलरेडी इस कार्बन पे क्या हो, 3 हाइड्रोजन्स हो, तभी जाकर रिप्लेसमेंट हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि हैलोफॉर्म रिएक्शंस के लिए हमें उस कीटोन को चुनना होता है या उस एल्डिहाइड को चुनना होता है जिनके पास क्या होते हैं, CH3 ग्रुप। यही तो बोला करते थे बचपन में। तो इसका मतलब इफ़ वी हैव अ कीटोन एंड दे हैव मस्ट हैव CH3 ग्रुप, और यहाँ कोई भी लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन हो सकते हैं, यस हैलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल। और कोई एल्डिहाइड है, यस देयर इज अ एल्डिहाइड, और यहाँ पे कीटोन कार्बन और यहाँ पे H, जी हाँ ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए जाएगा। तो एल्डिहाइड में तो H फिक्स हो जाएगा और CH3 ग्रुप फिक्स हो जाएंगे, जिसका मतलब हैलोफॉर्म रिएक्शंस के लिए एल्डिहाइडों में केवल यही होता है, क्योंकि इसके बाद अगर चेंज करोगे तो यही चेंज हो सकता है, यहाँ तो चेंज नहीं हो सकता। तो ओनली एल्डिहाइड ये होता है, ओनली एल्डिहाइड विच कैन गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन, विच कैन गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसका मतलब हैलोफॉर्म रिएक्शन केवल एसिटल्डिहाइड दे सकते हैं या इथेनॉल दे सकता है। एल्डिहाइडों की कैटेगरी में तो बेचारा अकेला वही है, पर कीटोनों की कैटेगरी में देयर इज लॉट्स ऑफ कीटोन्स, क्योंकि कीटोन यहाँ पे दोनों तरफ चेंज हो सकते हैं ना, पर एक को फिक्स रखना पड़ेगा, एक तरफ तो मिथाइल आपको लगाना पड़ेगा। दैट इज आपको कह सकते हो यस वी हैव अ मिथाइल कीटोन्स
अगर मिथाइल कीटोन्स हैं तो हेलोफॉर्म के बारे में आप सोच सकते हैं, अगर मिथाइल कीटोन्स नहीं हैं तो आप हेलोफॉर्म के बारे में नहीं सोच सकते। तो हमें क्या समझना होगा, यस हेलोफॉर्म रिएक्शंस में कंडीशंस आपको मैंने समझाई हैं, ये अभी तक मैंने कीटोन और एल्डिहाइडो के लिए आपको बताया है। तो एक बात समझो, तो फिर आप बोलोगे सर ठीक है एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाने वाले हैं, वो तो हम समझ गए क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे तीनों बारी बारी से रिप्लेस हो जाएंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो एक बात बताओ, अगर मेरे सामने कोई कहता है जी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये ब्यूटेनॉन है, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन हेलोफॉर्म यहाँ पे बन सकते हैं? तो आप बताओ ना, अगर मैं I2 लिखता हूँ तो आप क्या बोलोगे, हेलोफॉर्म कौन से बनेंगे यहाँ पे? तो क्या इसके पास CH3 ग्रुप है? इधर नहीं लगा है पर इधर तो लगा है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ हेलोफॉर्म बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेंगे? तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस H को रिप्लेस कर देंगे, ये तो CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CI3 में बच्चा, अरे होगा। इसका मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, सॉरी ये तुम्हारा क्या बनेगा, CH2 रहेगा, C डबल बॉन्ड हो। इसको तो अगर मैकेनिज्म पूछे तो मैकेनिज्म बना देना, अगर विदाउट मैकेनिज्म कहा जाए तो क्या होगा, पहले एग्जाम में पहचानना होगा, ओहो NOHI2 हेलोफॉर्म रिएक्शन की हेलोफॉर्म रिएक्शन की शुरुआत हो सकती है। अगर मेरे पास कीटोन है तो ये बॉन्ड रप्चर होगा, बोलो ये बॉन्ड टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? पक्का टूटेंगे ना यार, क्यों टूटेंगे समझ में आ गया होगा, क्योंकि तीनों आयोडीन से रिप्लेस हो जाएंगे। और जैसे बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे तुम क्या बना देना, OH, और यहीं पे क्या बना देना बच्चा लोग, CHI3, क्योंकि अब आयोडीन है। अब देख लेना एग्जाम में कि यहाँ O- लगा के दिया गया है, अगर O- तो मोर एप्रोप्रिएट है, नहीं तो वर्कअप के लिए काउंट कर लेना इसको, समझ गए। सिमिलरली मुझे बताओ, इफ वी हैव दिस कीटोन एंड यहाँ पे KOH Br2 लिखा हुआ है, समझ गए, और यहाँ पे आपको दिया गया है मान लीजिए कि दिस कीटोन और यहाँ पे KOH और यहाँ पे Br2 दिखा गया है। तो एक बात बताओ, इन दोनों में दोनों कीटोन क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। अरे ये भी तो पेंटेनॉन है, इसको पेंट 2 ऑन बोल सकते हो आप, पक्का ना। इसको क्या बोलोगे, पेंट 3 ऑन बोलोगे। ये क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। अगर इन दोनों में बोला जाए तो क्या इन दोनों में आइडोफॉर्म हेलोफॉर्म बनेंगे, ब्रोमोफॉर्म बनेगा? तो आप बोलोगे सर इधर बन सकता है क्योंकि इधर CH3 लगा हुआ है। यहाँ देखो इधर ना तो इधर CH3 है ना तो इधर CH3, क्या हेलोफॉर्म बनेंगे? क्या यहाँ पे CBr3 CHBr3 जनरेट होगा? आप ही बता दो, क्या यहाँ पे CHBr3 जनरेट होगा? अगर नहीं हुआ तो काटा मारो जी, नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या जनरेट होंगे? जी हाँ बनेंगे ना, CHBr3 बनेंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो बना है दैट इज अ CHBr3, और इसीलिए कीटोनों में वो कीटोन जिनमें मिथाइल ग्रुप लगे हैं वो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देते हैं। इसकी वजह से जो हेलोफॉर्म टेस्ट यानी ये फिर ये जो रिएक्शन होता है ना, इसको हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? हेलोफॉर्म टेस्ट फॉर कीटोन्स, पक्का ना। हेलोफॉर्म टेस्ट फॉर कीटोन्स क्यों? क्योंकि जो कीटोन हेलोफॉर्म बनाते हैं और जो हेलोफॉर्म होते हैं जनरली CHBr3 और CHI3, दे आर व्हाट, दे आर प्रेसिपिटेट। ये क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट होते हैं। और ये कौन सा प्रेसिपिटेट होता है? येलो कलर का, पेल येलो कलर का बोलते हैं इसको, फीका कलर होता है ये, इट इज अ पेल येलो कलर। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? डार्क येलोइश कलर होता है। इसका मतलब ये सब क्या होते हैं? ये प्रेसिपिटेट होते हैं जो पार्सली क्या होते हैं, क्योंकि बेसिक कंडीशन है तो वाटर होगा, वो उस कंडीशंस में पार्सली सॉल्युबल होते हैं, यानी वो स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं तो वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं ना, वो पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि किस बीकर में पेंटेनॉन पड़ा है 2 ऑन, किस बीकर में पेंटन 3 ऑन पड़ा है, तो कौन सा टेस्ट इसको डिस्टिंग्विश कर सकता है? हेलोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं ना। तो इसलिए हेलोफॉर्म रिएक्शंस को हम लोग ना लेबोरेटरी यूज़ के लिए हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर जिनमें हेलोफॉर्म टेस्ट मिल गया, पॉजिटिव हो गया, हम कहेंगे अच्छा ये तो पेंटेन 2 ऑन है और ये पेंटेन 2 आइसोमरिक कीटोनों में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, पक्का ना, समझ गए। तो हेलोफॉर्म रिएक्शंस मेनली हमें कैसे कैसे मिलेंगे, तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। वी हैव अ कीटोन, यस मिथाइल कीटोन्स गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, वो पॉजिटिव होता है, वो याद रखना पड़ेगा। इफ दे सेड कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो CH3 को हटा करके ब्यूटेनोइक पेंटेनोइक क्या होगा, एक कार्बन टूट जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड बना देंगे, पक्का ना। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो हेलोफॉर्म रिएक्शंस हमारे लिए क्या होंगे, 2 बातें के लिए वो आएगा। पहला बात हमें बताना होगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। कभी कभी सवाल आपको दे देता है कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भैया ये
दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या हम हेलोफॉर्म टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कीटोनों में? तो आप बोलिएगा जी कर सकते हैं, अगर दोनों में हेलोफॉर्म में से कोई एक हेलोफॉर्म दे रहा हो तो। दो को टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, देखो इधर बोर्ड पे देख लेना। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको पहला सवाल है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं, अभी सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको किस तरीके से मिलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मान लीजिए वी हैव अ एसिटोफिनॉन, दिस इज एसिटोफिनॉन, सिंपल है, देखो इधर, और यहाँ पे लगा दिया है बच्चा लोग NaOH बोलेगा, पहला इसको डाल दिया है, फिर यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिया है, पक्का ना। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल बता रहा हूँ मैं अभी, यहाँ पे अगर NaOH डाला है तो आप क्या बोलोगे, सर NaOH डालने से वी हैव व्हाट, क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, मिथाइल है, I2 ये CH3 बन जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएंगे, यस वी हैव अ बेंजोइक एसिड एंड देन आफ्टर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और आपको पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रोल क्या होता है, इसको बेंजाइल अल्कोहल बना देना, पक्का याद है ना आप लोगों को, अरे थोड़ा बहुत तो रिएजेंट्स पढ़ा होगा यार, इस कार्बन पे क्या रह जाएंगे, केवल OH रह जाएंगे। तो कभी कभी ये कन्वर्जन के लिए पूछ लेता है, जो MSQ में क्वेश्चंस आते हैं ना गेट में, या फिर सिंपल जेम के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें एक एक मार्क्स के नेट गेट के क्वेश्चंस हो जाएं, या फिर आपके जैम के सिंपल वन मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाएं, उनमें कन्वर्जन आपको पूछ लेता है। जैसे देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, कन्वर्जन का सवाल हो गया कि आपको पहचानना पड़ेगा, यस दे हैव अ एसिड फॉर्मेशन, यानी एक कीटोनों को एसिड में, या तो हम समझ सकते हैं कीटोन टू एसिड कन्वर्जन में ये काम आता है, पक्का याद है, समझ में आया आप लोगों को। एसिड बनाओ फिर कुछ भी करो, उसका रिडक्शंस करा दो, कुछ भी करा दो। अगर यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल देते डायरेक्टली तो क्या बनता बताओ, यदि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डायरेक्टली डाल देते तो आप क्या बोलते सर, यहाँ तो बन जाता क्या, यस ये तो, क्या यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बनते नहीं ना, क्योंकि ये तो टूटता ही नहीं। तो अगर मुझे बेंजाइल अल्कोहल बनाना है तो पहले मुझे इसको एसिड बनाना पड़ेगा, और एसिड बनाने के बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को डाल दूंगा तो अल्कोहल बन जाएगा। तो पहला काम है कन्वर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट, कर सकते हो आप। दूसरा काम है, आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए फॉर द आइडेंटिफिकेशन, या फिर फॉर डिस्टिंगेंस, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या होगा बताओ, पूछेगा क्या यहाँ पे, देखो क्या यहाँ पे ब्यूटेनल और देखना इधर, क्या यहाँ पे ब्यूटेनल और इथेनॉल को क्या हेलोफॉर्म टेस्ट डिफ्रेंशिएट कर सकता है? कौन कौन से टेस्ट इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो बताओ, ये भी एल्डिहाइड, तो आपने एल्डिहाइडों का टेस्ट शायद बहुत कम ही पढ़ा है ना यार, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एल्डिहाइड और कीटोनों को टेस्ट सिल्वर मिरर टेस्ट हो जाए, फेलिंग सॉल्यूशंस हो जाए, वो टेस्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन अगर दो एल्डिहाइड है, ब्यूटेनल बोले तो 4 कार्बन का एल्डिहाइड, इथेनॉल बोले तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, यस इन दोनों को कौन सा टेस्ट डिफ्रेंशिएट कर सकता है? तो आप बोलोगे सर यहाँ तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ CH3 ग्रुप नहीं लगा हुआ, यानी इनको टेस्ट हो सकता है, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इस बीकर में कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, इस बीकर में प्रेसिपिटेट बनेंगे, और जिस बीकर में प्रेसिपिटेट बन गया हम कह देंगे भैया वो तो एसिटल्डिहाइड था, पक्का ना। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, टू डिफ्रेंशिएट टू एल्डिहाइड्स, या फिर मैंने अभी तुम्हें बता दिया पेंटेन 2 ऑन हो या पेंटेन 3 ऑन हो, कौन सा होगा, कौन सा किस बीकर में पड़ा हुआ डिफ्रेंशिएट करने के लिए? यस, कीटोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हेलोफॉर्म रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। तो ये बात आपको अपने जहन में रखनी पड़ेगी। पहला टाइप का क्वेश्चन आपको ये मिलने वाला है, और तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो मिलते हैं वो आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप ऑफ गेट में, न्यूमेरिकल आंसर टाइप ऑफ जैम में आपको मिल जाएंगे। जनरली नेट में क्या सवाल होता है, बीच में डाल देता है, यानी एसिड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको लाइटली बिल्कुल ना लें, क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शंस को आपको पहले पहचानना पड़ेगा, फिर कन्वर्जन्स में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ माइंड इट, कन्वर्जन में इनका इस्तेमाल होगा बीच में, नेट में बीच में इस्तेमाल होता है, पर गेट और जेम में डायरेक्ट इनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जरा देखो इधर, अब मैं इसके तीसरे टाइप के सवाल को बताने जा रहा हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और सिखा दूँ जिसका नाम क्या है। देखो, कोई आपसे पूछे कि सर यहाँ पे मान लीजिए मैंने CH3 डबल बॉन्ड एल्डिहाइड और कीटोनों तो आपने बता दिया, क्या एस्टर भी इस हालात में दिखाएंगे? क्या एस्टर हो, क्या हमारे पास मिथाइल एसिड यानी इथेनोइक एसिड हो, या CH3 डबल बॉन्ड O NH2 हो,
या CH3 डबल बॉन्ड O Cl हो। इनके पास भी तो CH3 ग्रुप है। क्या ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखा सकते हैं क्या NOH के साथ? देखो NOH I2 डाल दिया है, आपसे पूछा जाएगा सब में NOH I2 डाल दो और आपसे बोला गया है क्या ये सब हैलोफॉर्म रिएक्शन को अंजाम देंगे, बताओ जरा। तो आप क्या बोलोगे, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है? क्या ये OH माइनस इस H को लेके जाएगा? तुम ही बताओ। तुम बोलोगे सर NOH का काम तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बहुत दिनों से समझा रखा है, ये NOH क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइज कर देगा बच्चा लोग। और अगर हाइड्रोलाइज कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OH में, और एक बार ये OH बना फिर ये OH माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस H को इस्तेमाल हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक बात बताओ, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड O माइनस बना देता है, तुम बोलोगे सर अब तो कर सकता है ना इसके पास। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि सर ये तो बन गया ना, तो क्या इस H को नहीं निकालेगा क्या? अबे इस H को कैसे निकालेगा, अब इस H को निकालने की औकात है क्या? क्या ये डायनाइन स्टेबल हो पाएंगे, तुम्हें बताओ ना। क्या ये O माइनस कितना क्रॉस कॉन्जुगेशन है पता है आपको? ये O कार्बन आयन बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत रेयर कंडीशंस होती है जहां पे इसके कार्बन पे माइनस बनेगा जब O पे भी माइनस हो। इसलिए इस पॉइंट का ध्यान रखो, यहाँ अगर O माइनस बन गया ना तो OH माइनस की औकात नहीं होती है कि वो इस कार्बन के H को लेके जाए। इसका मतलब जब तक यहाँ O माइनस कार्बन पे माइनस नहीं बनेगा, न्यूक्लियोफाइल Br2 या कुछ पे अटैक कैसे होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस थोड़ी हो पाएंगे, यानी ये स्टेप पॉसिबल नहीं है। अगर स्टेप पॉसिबल नहीं है तो ये CH3 के फॉर्म में रह जाएगा, और अगर CH3 के फॉर्म में रह जाएगा तो घंटा आयोडो फॉर्म बनेगा बे। इसका मतलब क्या, अगर मेरे पास मिथाइल भी हो पर CO ग्रुप के बगल में OET लगा दिया, एस्टर है ना, काटा मार दो, बोल दो भैया आयोडो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये खत्म बात। वैसे ही अब इसमें बताओ, तुम कहीं कूद पड़ो कि सर CH3CO ग्रुप है, आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा, पर एक बात तो समझो ताऊ, ये OH माइनस है, ये इस H पे चला जाएगा, वही पुरानी बातें हो गई। यानी इसके रहते इसकी औकात नहीं है, यानी इसके रहते इसकी औकात नहीं है कि इस H को लेके जाए। तुम बोले सर एक बार तो ले गया, दूसरी बार तो ले जा सकता है, वही बात हो जाएगी। अरे वही बात हो जाएगी यार, यहाँ पे तुमने O माइनस बना दिया, और O माइनस बनने के बाद इस H की एसिडिटी बहुत पुअर हो जाती है। इस H की एसिडिटी कब ज़्यादा थी, जब इसका कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं दिखा रहा था। अगर ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन के लिए आ गया तो बहुत दिक्कत है, और नेगेटिव का क्रॉस कॉन्जुगेशन तो बहुत भयानक सा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि ये किसी को मना ही कर देता है, ये O कूदते रहते हैं। इसलिए इसका मतलब यहाँ पे भी हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा। वही बात यहाँ भी हो जाएगी, NH2 है, यहाँ NOH है, तुम बोलोगे सर यहाँ तो CH3CO क्या H बनाएगा, नहीं ना, यहाँ भी क्या बन जाएंगे, N पे माइनस बन जाएंगे, और N पे माइनस बनेगा तो क्या C पे माइनस बनेगा, नहीं। इसका मतलब यहाँ भी आयोडो फॉर्म टेस्ट नहीं होंगे, और इसी का रास्ता किसमें कन्वर्ट हो जाता है बताओ, यहाँ माइनस बनता है तो आयोडीन अब इस पे अटैक करता है, और इसी को तुम क्या बोलते हो, याद है, इसी को हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन बोल दिया जाता है, शायद याद होगा आपको। ये हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में तब्दील हो जाता है एक अमाइड को, जब तुम I2KOH के साथ, Br2KOH के साथ, Cl2KOH के साथ, यानी इन्हीं के साथ जब तुम कीटोनों को ट्रीट करते हो तो वो हैलोफॉर्म बन जाता है। अगर इन्हीं के साथ अमाइडो को ट्रीट करते हो तो वो क्या बन जाता है बताओ, प्राइमरी अमाइड या हॉफमैन डिग्रेडेशन में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका रास्ता अलग बन जाता है। ये जब बोलेगा, इससे बात करेगा, पर इसके रास्ते अलग हो जाएंगे। पर आयोडो फॉर्म बना क्या, नहीं ना, खत्म, बात खत्म करो। अब इसमें मत बोल देना, क्योंकि OH माइनस है तो पहले C पे अटैक होगा, Cl ग्रुप बाहर निकल जाएंगे, और जैसे बाहर निकल गया फिर से तुम बोलोगे सर यहाँ बाहर निकल गया तो क्या बना, एसिड। अबे तमाशा यहीं पे खत्म हो जाता है, जैसे एसिड बन जाए इस H को निकालना, इसको तो निकालना नहीं। तो एक बात समझ लो, अगर एक एग्जाम में गलती से तुम्हें ये दे दिया, भीड़ में छुपा के दे देगा मिथाइल CO, तो तुम यहीं पे कूदने लगोगे। यहाँ पे अगर कीटोन है तो वो जा रहा था, ये क्यों नहीं जा रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हो। इन सब में से कोई भी हैलोफॉर्म रिएक्शंस के लिए पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, बोर्ड पे ढंग से देख लेने का। क्या हमारी बात आप समझ पाए हो? तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन तो दिखाएंगे, पर एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड्स, अमाइड, एसिड क्लोराइड, ये तो हैलोफॉर्म टेस्ट के लिए पॉजिटिव नहीं होते हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं अभी केवल बता रहा हूँ आपको कि हैलोफॉर्म टेस्ट ये नहीं दिखा पाएंगे, ऑल्दो इनके पास मिथाइल है, फिर भी ये हैलोफॉर्म टेस्ट के लिए पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे। इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कभी कभी सवाल आपको पूछ देता है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। पक्का ना? आगे बढ़ते हैं। अब बोर्ड पे एक बार और देखिए, बोर्ड पे देखने की जरूरत ये है, मान लो कभी कभी आपको इसी तरीके से बना के दे देगा, CH, देखो इधर C डबल बॉन्ड O, CH3, CHCl2, CHCl2, और यहाँ पे या Br2 मान लो बना करके दे दिया। ऑलरेडी इसमें ब्रोमो कीटोन बना के दे दिए हैं, CH2Br,
और बोला है, चलो NaOH Br2 डाल दो, क्या करने वाले हैं? अब ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का पहला स्टेप बना के ही दिया हुआ है। तो अगर तुम्हारे पास ब्रोमोकीटोन्स हो, देखो इधर ब्रोमोकीटोन्स आ गया हो तो रुकना, देखना इसके पास CH2 पड़ा, यानी H2 रिप्लेस करके हम लोग अब दोबारा से ब्रोमीन को अगर अटैच करेंगे तो फर्दर यहाँ पे 2 ब्रोमीन लग सकता है ना। ऑलरेडी आपको एक ब्रोमीन दिया हुआ है इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे आप देखोगे, मान लो यहाँ पे CH2 CH3 बना करके दे दिया और आपको बोला क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो ना इधर CH3 है ना तो इधर CH3 है। अरे उसने पहला स्टेप में Br लगा के दे दिया है आपको, यानी आपको एक कमी पूरी कर दी है, Br आप ऑलरेडी दिया है और NaOH Br2 डाला है तो H को बाहर निकाल के Br लगा दो और इसको तोड़ दो। यस, ये हेलोफॉर्म टेस्ट दिखाएंगे। इसका मतलब इस बात को समझ लो कि अगर मेरे पास कोई कार्बोनिल है और आपको हेलोकीटोन्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? हेलोकीटोन्स। तो एग्जाम में हेलोकीटोन्स में चाहे एक X लगा के दे दे या 2 X लगा के कभी एग्जाम में आपको दे देता है, तीसरा आपको नहीं देगा क्योंकि तीसरा तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ऑलरेडी एक X लगा हुआ है और 2 हाइड्रोजन हैं, तो समझो जी हाँ ये रिप्लेस हो सकते हैं ना X से। अरे हो सकते हैं ना यार, इसका मतलब ये तीनों रिप्लेस हो सकते हैं। यहाँ 2 दिया है तो एक H रिप्लेस हो सकता है, तीनों तो देगा नहीं। इसलिए नॉर्मल कीटोन हो जिनमें CH3 ग्रुप लगा हुआ हो या फिर अल्फा सब्स्टिट्यूएंट पे हेलोजन लगे हुए हो, 1 लगे हो 2 लगे हो, पर हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होना चाहिए। तीनों हेलोजन लगने की एबिलिटी अगर वहाँ पे है तो वो अल्फा कीटोन भी हेलोफॉर्म रिएक्शंस को जाते हैं। पक्का समझ रहे हो ना? नोट करते चलो इनको। तो चलो ये तीसरे लेवल की बात, तीसरे टॉपिक की बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि टेस्ट डिस्टिंग्विश करना हो या प्रोडक्ट बनाना हो दैट इज द अदर पार्ट। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कौन कौन से कार्बोनिल सिस्टम हेलोफॉर्म टेस्ट दिखा सकते हैं, उसकी बात कर रहा था मैं। पक्का समझ गए? अब इसी में एक पॉइंट और समझो, लास्ट पॉइंट इसका समझो। अल्कोहल्स कैन गिव हेलोफॉर्म टेस्ट। अब तुम बोलोगे पगला गया होगा, यानी यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन थे पर ये अल्कोहल्स क्यों दिखाएंगे? अल्कोहल्स क्यों दिखाएंगे? अल्कोहल्स, अबे यार क्यों दिखाएंगे अल्कोहल्स हेलोफॉर्म टेस्ट? तो एक ही बात बताओ, अल्कोहल्स क्यों हेलोफॉर्म टेस्ट दिखाएंगे? ये सही है या मैं गलत बोल रहा हूँ? एक बार बोर्ड पे देखने का। अगर यहाँ पे I2KOH दिया हुआ है या कभी भी कोई भी आपको हेलोफॉर्म रिएक्शंस के लिए जो देता है मिक्सचर, वो ये है, एक बात समझना, ये ना एक तरीके से क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। माइंड इट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बोलोगे क्या मतलब बन रहा है ये? तो समझो, एक हैलोजन बेसिक कंडीशन में, याद रखो, एक हैलोजन इस बेसिक कंडीशन में ना डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? देखो इधर देखो, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। और डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? इसी का ऑक्सीडेशन भी होगा और इसी का रिडक्शन भी होगा। तो एक बात बताओ, ये X0 है तो इसी का अगर ऑक्सीडेशन हो तो वो किस में आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए। और इसी का अगर रिडक्शन हो तो किस में आना चाहिए? X माइनस में आना चाहिए। तो इसका मतलब कुछ X2 मॉलिक्यूल के ना ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी मिलते हैं और रिड्यूस प्रोडक्ट भी मिलता है। तो एक तरीके से ये एक रिएक्शन मिक्सचर में सब पड़े होते हैं। जैसे तुम इस बेसिक कंडीशन में रखोगे तो X2 भी होगा वहाँ पे, X प्लस भी होगा और X माइनस भी होता है। इसका मतलब सम मॉलिक्यूल्स विल अंडरगो व्हाट? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और अगर वो X माइनस है तो X माइनस है और X प्लस है तो किस फॉर्म में रहेगा जरा बताओ? अगर तुमने यहाँ Na प्लस OH माइनस लिया है तो किस में रहेगा? Na, बताओ यहाँ पे Na प्लस होना चाहिए तो वो OX में रहेगा। अरे नाम सुना होगा ना यार, NOX, और ये क्या रहेगा? NX में। पक्का समझ गए? मान लो यहाँ पे तुमने ब्रोमीन लगा के दिया होता, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन अगर मैं NOH के प्रेजेंस में रखूंगा तो क्या बनेगा बताओ? Br2NOH में कुछ मॉलिक्यूल NOBr में रहेंगे। किस में रहेंगे? NOBr में। और कुछ मॉलिक्यूल किस में रहेंगे बच्चा लोग बताओ? NABr में रहेंगे। तो ये इसका रिड्यूस प्रोडक्ट है, ये इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। वैसे अगर मेरे पास अगर Cl2 दिया हुआ है NOH के प्रेजेंस में तो ये किस में रहेगा बताओ? NaOCl में रहेगा और NaCl में रहेगा। I2 दिया हुआ है तो आप बताओ किस में रहेगा? NaOI में और NaI में। है ना कमाल की बात? तो इसका मतलब ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, दीज आर कॉल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इससे होगा क्या? वही चीज़ समझना है।
तो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो वो क्या फ़र्क डालेंगे समझना। तो इसका मतलब हैलोफॉर्म मिक्सचर जो होते हैं, देयर इज I2KOH जो होते हैं, जो हैलोफॉर्म रिएजेंट्स होते हैं ना, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये आयोडीन्स जो होते हैं वो थोड़ा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और रिड्यूस प्रोडक्ट में फॉर्म में होता है, और जो उसका ऑक्सीडाइज होता है क्योंकि ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को खाना पसंद करेगा, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म तो होते नहीं है। अरे नहीं ना होते यार हेलोजेंस के। तो हम क्या करने वाले हैं, उसी को समझना है। तो इसका मतलब तुम्हें इस पॉइंट को समझने से पहले एक पॉइंट समझना होगा, वो ये कि यस हैलोफॉर्म मिक्सचर, जो हैलोफॉर्म रिएजेंट जो होते हैं ना, दैट रिएजेंट एक्ट एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ़र्क क्या पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क पड़ेगा। आप बोलोगे सर अगर मैंने इथेनॉल डाला है, क्या डाला है? इथेनॉल डाला है, तो ये इथेनॉल को क्या कर देगा? तो समझो, अगर इथेनॉल में अगर तुमने I2NOH को डाला है तो सबसे पहले ये इसके लिए क्या करेगा? एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया तो बताओ क्या होगा बच्चा लोग? यहाँ पे CH3 होंगे और ये इसको पार्सली करेगा। अगर एक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में, पक्का। तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा एक कार्बोनिल मॉइटी में, और फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो भी बताओ किसमें? क्योंकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH ब्रोम I2 लिया है तो CHI3 प्लस ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये H लगा होगा और यहाँ पे OH, फॉर्मिक एसिड और आइडोफॉर्म, और ये फर्दर डिकम्पोज होकर CO2H2 में रिलीज हो जाएंगे। उससे कोई लेना देना नहीं है। पर एक बात बताओ, इस इथेनॉल ने क्या आइडोफॉर्म दिया? यस दिया है। क्या अल्कोहल ने आइडोफॉर्म दिया है? मैं कहूँगा अगर मैं इथेनॉल को डालता हूँ, ये डालता हूँ, तो मुझे आइडोफॉर्म मिलता है, ये तो बात मानूंगा। कौन दिया कौन नहीं दिया वो छोड़ो, लेकिन क्या अल्कोहल से आइडोफॉर्म बना? बिल्कुल बना, क्योंकि इन सिटू रिएक्शन के दौरान वो किस में जनरेट हो जाता है? किसी कार्बोनिल कंपाउंडों में, एल्डिहाइड और कीटोनों में जनरेट हो सकता है। इसीलिए इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या सारे अल्कोहल दिखाएंगे? तो नहीं। वैसे अल्कोहल्स, क्या सारे अल्कोहल हैलोफॉर्म टेस्ट दिखाएंगे? नहीं। वैसे अल्कोहल हैलोफॉर्म टेस्ट दिखाएंगे जो ऑक्सीडाइज करने के बाद, क्या करने के बाद? ऑक्सीडाइज करने के बाद C डबल बॉन्ड O CH3 R ग्रुप को जनरेट करें। अगर ये जो जनरेट कर सकता है वो सब के सब हैलोफॉर्म टेस्ट के लिए पॉजिटिव माने जाते हैं, पक्का ना? तो समझो इस बात को। तो क्या सारे अल्कोहल हैलोफॉर्म टेस्ट दिखाएंगे? नहीं। वही अल्कोहल हैलोफॉर्म टेस्ट दिखाएंगे जो क्या करे? ऑक्सीडाइज होने के बाद एक ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जनरेट करें जिनके पास मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ हो। तो इसका मतलब सुनो, तो अल्कोहल क्यों हैलोफॉर्म टेस्ट दिखाते हैं, समझ में आया आपको? तो इसका मतलब अगर आप कहें तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है ऐसा। तो देखिए, हैलोफॉर्म टेस्ट दिखाने के लिए इनको पहले ऑक्सीडाइज होना पड़ता है, देन आफ्टर ये हैलोफॉर्म रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो अब बताओ, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन दिया जाए, यही तीसरा क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी, या फिर अल्कोहल एक बार समझ लो, जैसे इफ वी हैव ब्यूटेन ऑल एंड इफ वी हैव ब्यूटेन 1 ऑल, 2 ऑल 1 ऑल, दोनों अल्कोहल्स हैं, इन दोनों में कौन हैलोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा? ये या ये वाला। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये कीटोन बनाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज होगा तो ये कार्बोनिल जरूर बनाएगा, पर वो ऐसा कार्बोनिल बना रहा है ना जिसके पास CH3 ग्रुप नहीं है। इसका मतलब ये हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, ये हैलोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव। तो एक बात बताओ, क्या ये डिफरेंशिएट करने में इस्तेमाल होंगे? क्या ये ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 2 ऑल को डिफरेंशिएट कर सकता है? हैलोफॉर्म टेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये दोनों में से ये पॉजिटिव जाएगा, यहाँ प्रेसिपिटेट दिखेंगे, यहाँ प्रेसिपिटेट बीकर में नहीं दिखेंगे। इसका मतलब अल्कोहल में हैलोफॉर्म टेस्ट होते हैं पॉजिटिव, ये बात आप समझ जाइए। तो एक बात हमें बताओ, अगर आपसे कोई पूछे ये अल्कोहल है, दैट अल्कोहल, एंड देयर इज अल्कोहल दिस, क्या इन दोनों अल्कोहलों में हैलोफॉर्म टेस्ट क्या हैलोफॉर्म रिएक्शन से आप इसको टेस्टिंग कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाएगा और ये भी नहीं दिखाएगा। इसका मतलब आप बोलोगे नहीं भैया, इन दोनों अल्कोहलों में आप टेस्ट नहीं कर सकते हैलोफॉर्म का। हैलोफॉर्म टेस्ट दोनों नहीं दिखाएंगे, दोनों बीकर में कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अगर नहीं बना तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे बे? कुछ तो चेंजिंग होना चाहिए ना किसी में। तो आप बताओ, अगर आपसे कोई पूछे सर इथेनॉल है और प्रोपेनॉल है, क्या इसको डिफरेंशिएट करते हैं हैलोफॉर्म टेस्ट से? आप बोलोगे नहीं। क्यों? अबे दोनों दिखाएंगे ना ये इन, क्योंकि इसको अगर अटैक कराओगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, इसको कराओगे तो कीटोन बन जाएगा, और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही क्या दिखाते हैं? हैलोफॉर्म टेस्ट। क्या मेरी बात आप समझ पाए?
तो इसका मतलब टेस्टिंग तब होती है ना यार जब दोनों में से कोई एक दिखाए। अगर दोनों नहीं दिखाएंगे तो घंटा टेस्ट, अगर दोनों दिखा दे तो और भी घंटा टेस्ट, अबे नहीं होगा ना। लेकिन दोनों में से कोई एक दिखाया तब टेस्टिंग होती है ना यार। तो इस बात को समझ लीजिएगा। अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हेलोफॉर्म टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई दोहमत नहीं है इसमें। कीटोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिखाए जाते हैं। कभी कभी एल्डिहाइड और कीटोनों में भी टेस्टिंग के लिए हेलोफॉर्म होता है जब एक दिखाए और एक ना दिखाए। क्या हमारी बात आप समझ गए? तो टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिंग को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर कोई सवाल आपसे पूछ दिया जैसे हाउ मेनी कंपाउंड कैन गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, तो आप क्या बोलोगे? कितने टेस्ट दे सकते हैं? मान लो मेरे पास 5 कीटोन्स हैं, एक कीटोन ये बना के दिया हुआ है, एक कीटोन ये बना करके दिया हुआ है, एक कीटोन ये बना करके दिया हुआ है, एक कीटोन आपके पास एक अल्कोहल बना के दिए हुए हैं, ठीक है, और एक कीटोन ये बना करके दिया हुआ है, एक एल्डिहाइड ये बना के दिया हुआ है, एक एसिड क्लोराइड बना करके दिया हुआ है। मान लो ये एसिड क्लोराइड भी आपको बना करके दे दिया, यहाँ पे एस्टर भी बना करके दे दिया, ओहो हो, अमाइड भी बना करके दे दिया, और सिंपली यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बना करके दे दिया। बहुत सारे कीटोन एल्डिहाइड कीटोन्स हैं। अब बताओ यहाँ पे एक अल्कोहल ये बना करके दे दिया, क्या बताओ? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स कैन गिव हेलोफॉर्म टेस्ट? क्या ये दिखाएगा? पक्का ना कि मिथाइल है? ये दिखाएगा, हाँ दिखाएगा, ये दिखाएगा, हाँ दिखाएगा। क्या दिक्कत है? मिथाइल कीटोन तो है, ये बताओ। अल्कोहल है, रुकेंगे, कीटोन बनाएंगे, यस कीटोन मिथाइल बना रहा है, दिखाएगा। यहाँ पे तो कोई CH3 ग्रुप नहीं काटा, मारो, ये ऊपर वाला ही आ गया क्या? लो, क्या दिखाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या दिखाएगा? सर बोलो CH3 तो है, अबे Cl लगा हुआ है, समझो भाई, कोई माइनस को रिप्लेस कर देगा, नहीं दिखा पाएगा। यहाँ एस्टर, भले CH3 लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, CH3 कोई फर्क नहीं पड़ता। दिखाएगा कीटोन बना सकता है, दिखाएगा एल्डिहाइड बना सकता है जो CH3 बना हो, याद रखना इस बात को। इसका मतलब जब भी मुझे टेस्टिंग की बात आई तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्या जवाब आ जाएगा? बताओ, क्या कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, और इनमें केवल ओहो सॉरी शक्तिमान, इनमें और इनमें दिखाएगा ना। इसका मतलब 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, आंसर क्या हो जाएगा? 6। क्या मेरी बात आप समझ गए? पक्का? तो याद रखिए, इसी में आपको अगर ये भी दे देता तो बीच में, यहाँ भी Cl लगा के दे देता तो बीच में, तो आप बोलते जी हाँ ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा, और ऑप्शन कितना हो जाता? 7। मेरी बात समझ गए? यस। तो बेसिक कंडीशंस में हेलोफॉर्म रिएक्शंस की शुरुआत कैसे होती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, तो बेसिक कंडीशंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म इफ देयर इज अ CH3CO ग्रुप, और जब आप अल्फा कार्बन को रिप्लेस कर सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं हेलोजेंस में, तो एसिड, एस्टर, अमाइड एंड हाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, इनमें रिप्लेसमेंट नहीं हो पाती है, इसलिए इनमें हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं हो पाती है। एल्डिहाइड और कीटोन स्पेसिफिक होते हैं जिनमें हेलोफॉर्म रिएक्शंस होती हैं। पक्का समझ गए? आगे बढ़े, गुड। अब लास्ट पॉइंट देखना, 90% तो कंप्लीट हो ही चुका है, 10% क्या है? इफ वी हैव अ एसिडिक कंडीशन, बोर्ड पे ढंग से देखो, दैट इज अ लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगले नेम रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कन्वर्जन समझना यहाँ पे, यानी अगर मैं एसिडिक कंडीशंस में अगर बात करूं, यानी हैलोजिनेशन, देखो इधर बोर्ड पे, हैलोजिनेशन इन एसिडिक कंडीशन, व्हाट? इन एसिडिक कंडीशन। अगर मैं हैलोजिनेशन एसिडिक कंडीशन में दिखाता हूं तो आप बताओ क्या होने वाला है? अगर हैलोजिनेशन एसिडिक कंडीशन में मान लीजिए कीटोन ही है, बोर्ड पे ढंग से देखना बच्चा लोग, Br2 लगा हुआ है और एसिडिक कंडीशन में H+ डालना होगा, और मैंने आपको बताया वो यार एग्जाम में देगा एसिटिक एसिड, ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो तुम बताओ क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले क्या जनरेट होंगे? अब बताओ, मैग्नीशियम में इनोल बनता है ना यार, और इनोल बन गया, और इनोल भी न्यूक्लियोफाइल होता है, पक्का? अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये वापस आएगा, अटैक होगा, Br बाहर, और Br बाहर होते ही यहाँ क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लग जाएगा? Br, H को निकाल देना। क्या हैलोजिनेशन हुए हैं? पक्का हुए हैं। तो अब सब बोलोगे सर वो तो NOH के साथ भी तो हो रहा था, पर सुनो, जब तुम एसिडिक कंडीशन में हैलोजिनेशन कराओगे तो हैलोजिनेशन ना मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट देते हैं। क्या देते हैं? याद रखना, दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पे मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, मोनो हैलोजिनेटेड, और बेसिक कंडीशंस में जितने हाइड्रोजन्स होते हैं वो सबके सब रिप्लेस हो सकते हैं। तो वो क्या होता है? पॉली हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बना सकता है ना, पॉली हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बना सकता है, पर एसिडिक कंडीशन में मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब तुमने एक बार अटैक करा दिया, कीटोन बन गया, तुम बोलोगे सर अगली बार जब OH- था उसने H को निकाला था,
तो क्या बेसिक एसिडिक कंडीशन में पहले H जाते हैं क्या? अबे नहीं ना, पहले क्या होता है, इनोल बनता है। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास ये कार्बोनिल आ गया और यहाँ पे तुम्हारे पास Br लगा हुआ है, और याद रखो फर्दर तुम अगर इनोल बनाना चाहते हो तो तुम बताओ क्या मैकेनिज्म फॉलो करते हो? पहले इसको क्या करते हो, प्रोटोनेट करते हो। और एक बात बताओ, इस कार्बोनिल को प्रोटोनेट करना आसान है? तुम ही बताओ ना। एसिडिक एसिड मान लो पड़ा हुआ है, H+ का सोर्स है ये, क्या इसको प्रोटोनेट करना आसान है? नहीं ना, क्योंकि प्रोटोनेट इसको करना आसान था, क्योंकि एसिडिक एसिड मान लो यहाँ पड़ा हुआ था, ये ज़्यादा बेसिक है। अरे लोन पर H+ देगा तो बेस की तरह काम करेगा ना यार। तो ये अभी क्या है, मोर बेसिक है, मोर बेसिक। और ये अभी क्या होगा, लेस बेसिक हो जाएगा। तुम बताओ लेस बेसिक क्यों हुआ? ब्रोमीन पर लग गया है, और ब्रोमीन क्या करेगा, एक तरीके से माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, और माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये जो O होता है ना, इसकी बेसिक पावर क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। और जब डिक्रीज कर जाती है तो प्रोटोनेशन होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और जब प्रोटोनेशन होना मुश्किल हो जाएगा तो इनोल कंटेंट बनेंगे क्या? अरे बताओ, क्योंकि प्रोटोनेशन ही नहीं होगा तो इनोल बनाना मुश्किल हो गया ना। इसीलिए याद रखो, यहाँ से इनोल कंटेंट जो होते हैं ना, इनोल वो बहुत ही कम बनते हैं, इसलिए इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसीलिए इस पॉइंट को याद रखने का, जब हमारा न्यूक्लियोफाइल ही जनरेट नहीं होगा तो फिर अगला रिएक्शन कैसे होगा। तो इसीलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा बच्चा लोग, क्योंकि एसिडिक कंडीशंस में जनरली मोनो हैलोजिनेशन प्रोडक्ट बनते हैं। एक बार हैलोजन लगाया, दैट्स ऑल। सेकेंड हैलोजन क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता बताओ? क्योंकि इनोल नहीं बन पाते। इनोल क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि प्रोटॉन नहीं एक्सेप्ट कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये बेटा इसको इंडक्टिव से लेस बेसिक बना देता है। पक्का समझ गए? तो एक बात बताओ, इस पॉइंट को समझो और नोट करो, और इसको क्लेडन के चैप्टर नंबर 21 से जरूर आके पढ़ लेने का, क्योंकि ये पढ़ लेना, क्योंकि कंडीशंस आपको इस्तेमाल करनी होंगी, इसलिए इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ इसको समझ लो, क्योंकि अगला लेक्चर हम लोग हैलोजिनेशन प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिया है दैट इज अ कीटोन, और एग्जाम में समझ लेना, इफ वी हैव अ Br2 एसिटिक एसिड, इफ वी हैव अ Br2 एसिटिक एसिड, क्या होगा समझो पॉइंट, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Br को लगा देना, क्योंकि क्या होगा ये बताओ, ब्रोमिनेशन के लिए आया है, इनोल बना होगा, ब्रोमीन लग गया होगा, यही रोक देना। पक्का ना? वैसे ही अगर तुमसे कोई पूछे पीएच C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है, एसिडोफिनोन है, यहाँ पे आपको दिया गया है Br2 एसिटिक एसिड, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, तो तुम बोलोगे सर यहाँ ब्रोमोफॉर्म नहीं बनेंगे, पहले क्या होगा C डबल बॉन्ड O, एक ही Br लगा के इसको छोड़ देने का बच्चा। पक्का समझ गए ना? पक्का समझ गए ना? और सिमिलरली अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन हुआ, अनसिमेट्रिकल हुआ Br2 एसिटिक एसिड, तो क्या करोगे, अगर हैलोजिनेशन करना है तो किस कार्बन पे करोगे, जिधर इनोल ज़्यादा बनेंगे तो मोर सब्सिट्यूट इनोल बनाना और उधर ही हैलोजन करके चले आना। पक्का समझ रहे हो ना? पक्का समझ गए ना? तो इस तरीके से दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, पहला हैलोजिनेशन आपको बनाना पड़ेगा, तो इस तरीके से बना लेना। लेकिन कभी कभी क्या करता है, देखो कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, एक्सिस बोल दिए एक बार और लगाना है, इस पॉइंट को भी समझ लो, एक बार और लगाना है, तब ऐसे केसेस में ना जिधर हैलोजन लग गए हैं उधर अगला हैलोजन मत लगाना। एग्जाम में अगर कंडीशन लिख दिया पहले ये फर्दर ये, अगर कुछ नहीं लिखा है तब तो यही कर देना। अगर दो कंडीशन है, अगर Br2 एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, समझ लो Br2 एसिटिक एसिड आपको लिखा हुआ है केवल, तो एक बार प्रोडक्ट बना के छोड़ देना। और अगर फर्दर आपको बोला है ए बनाया, फर्दर बोल दिया, ए बनाने के बाद फर्दर बोला ए से दोबारा बी बनाओ, तो सुनो रेयर केस है, अगली बार Br जहाँ लगा है ना वहाँ पे Br को मत लगाना। क्या बोला मैंने ढंग से देखो, अगर डबल हैलोजिनेशन करना होता है तो इनोल कंटेंट इधर नहीं बनते, इनोल कंटेंट इधर बनते हैं और Br यहाँ पे लगता है। ये पॉइंट तुमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि जब दोबारा हैलोजिनेशन कराना पड़ेगा तो अगल दूसरे वाले अल्फा कार्बन पे, उसी वाले पे नहीं। तो ये रेयर चांस से आपसे पूछेगा, मैंने आपको मोनो हैलोजिनेशन के बारे में ही बात करनी होगी। तो अल्फा हैलोजिनेटेड कीटोन्स आपको बनाना पड़ेगा। मोनो अगर बनाना है तो एसिडिक कंडीशन का इस्तेमाल करिए, पोली बनाना है तो बेसिक कंडीशन का इस्तेमाल कर लीजिए। पक्का मेरी बात आप समझ गए? अगर अनसिमेट्रिकल हो तो मोर सब्स्टिट्यूट इनोल जिधर बनेंगे उधर आपको लगा देने का। पक्का ना? तो मैंने ये प्रोडक्ट आपको बनाया है, इसको याद रखिएगा। लास्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि ये हमारा अगला पॉइंट में क्या होगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। दैट इज द स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हैलो कीटोन्स, मोनो सब्स्टिट्यूटेड और पॉली सब्स्टिट्यूटेड। क्या हमारी बात आप समझ गए बच्चा लोग? पक्का ना? तो चलिए हैलोफॉर्म रिएक्शंस की एंडिंग यहाँ पे मैं करता हूँ। बेसिक कंडीशन में चीज़ें बदल गई थी, एसिडिक कंडीशन में चीज़ें बदल गई। जो पॉइंट मैंने बोला है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और उन्हीं से सवालों का जवाब आपको देना है।
तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करने का पक्का। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।